video. So today's video topic is global warming. आज का टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 5 है ऑफ चैप्टर नंबर 10. सो चैप्टर नंबर 10 के प्रीवियस लेक्चर्स अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जाएं और चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट 4 लेक्चर्स लेने के बाद लेक्चर नंबर 10 पे वापस आएं ताकि आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके. क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, वो चेंज में आता है और अगर एक पोर्शन भी दरमियान में से मिस हो जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर भी आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है. ओके. सेकेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. सो द टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग. अगर हम इस टर्म को समझने की कोशिश करें, इस लफ्ज के मायने की तरफ चलें तो ग्लोबल निकला है ग्लोब से. ठीक है, ग्लोब मीन्स दुनिया एंड वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर. मतलब ये कि दुनिया का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन टेम्परेचर of the earth due to various greenhouse gases is called global वार्मिंग. इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसकी क्या कॉजेज हैं, क्या सोर्सेज हैं. ठीक है, और ये इसका फिनोमेना क्या है और देन इसका इफेक्ट क्या है. क्लियर? हम इसका पहले तो डिस्कस करेंगे फिनोमेना में ही हमें इसके सोर्सेज, कॉजेज और बहुत सारी अदर चीजें मिल जाएंगी. ठीक है, अच्छा जी. चलें जी स्टूडेंट्स, तो पहले फिनोमेना समझेंगे, उसी में हमारे पास बाकी चीज़ें हो जाए. चलें जी स्टूडेंट्स, तो हम ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग्स बना लेते हैं कि हमने आज पढ़ना क्या है. हमारे पास होगा कॉजेज, सोर्सेज कह लें, फिनोमेना इसका होगा और देन इसके इफेक्ट्स होंगे और फिर हम बुक से भी मार्किंग करेंगे. ठीक है, ओके जी. अब आप लोग आ जाएं. अगर मैं बात करूं इसके ओवरऑल फिनोमेना की तो मेरे पास ये अर्थ है. क्या है? अर्थ है. और यहां पे मेरे पास एक सन है. ठीक है, अब ये मेरी क्या है, ये सारे का सारा मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर. क्या कहूंगी मैं इसको, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है. अब आप लोगों को एज यू नो कि आपकी इस एयर में, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस आती हैं. ठीक है, वो गैसेस कहाँ से आती हैं, वो आती हैं आपके पास बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से. कहाँ से आती हैं, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से, कंबस्टन के प्रोसेस से. ठीक है, कंबस्टन के प्रोसेस से, या फिर हमारे पास जब वेजिटेबल्स डिकम्पोज करती हैं, वेजिटेबल डिकम्पोजिशन से. ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, ये वो सारे तरीकाकार हैं, ये वो सारे सोर्सेज हैं जब हमारी एयर में डिफरेंट तरह की गैसेस रिलीज होती हैं. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरह की गैसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, एज यू नो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं, सल्फर के गैसेस के ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं और वहाँ पे हमारे पास मीथेन गैस भी रिलीज होती है. क्लियर है स्टूडेंट्स? हमारे पास कौन कौन सी गैसेस यहाँ पे रिलीज हो रही हैं. अगर हम यहाँ पे गैसेस को कुछ यूं लिख लें तो हमारे पास CO2, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हमारे पास क्या है, मीथेन गैस भी रिलीज हो रही है.
क्लियर है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे एयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं स्टूडेंट्स, आपको पता ना वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है कि डे बाय डे हमारी ये जो एक्टिविटीज़ हैं, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, कंबस्टन या वेजिटेबल डिकम्पोजिशन, ये कोई एक्टिविटी नहीं रुक रही। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, हम ये बहुत बखूबी तरह से ये सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं, ठीक है। हम फॉसल फ्यूल को भी बर्न कर रहे हैं, हम कंबस्टन भी कर रहे हैं और वेजिटेबल्स भी डिकम्पोज हो रही है। क्योंकि अब देखिए ना, अगर हम बाहर की कंट्रीज की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे एज कम्पेयर टू आर कंट्री बहुत कम रेशियो है गाड़ियों की, ठीक है। वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जबकि हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जिसके रिजल्ट में क्या है कि एक पर्सन जा रहा है, वो एक बाइक यूज़ हो रही है या एक गाड़ी यूज़ हो रही है। अगर वही एक पर्सन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 60 to 70 मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकेंगे और वहाँ पे गाड़ियाँ भी कम यूज़ होंगी, तो वहाँ पे लेस बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल और कंबस्टन, ऐसे ही है। सो अब हमारी एक्टिविटीज़ तो नहीं रुक रही बेटा। तो उस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो अमाउंट है एयर में वो इंक्रीज होती जा रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूटिलाइज करता है? प्लांट्स, ठीक है। कौन यूटिलाइज करता है? प्लांट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो रही है और प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं। अब प्लांट्स ने तो यूटिलाइज कर ली जितनी वो कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि अब प्लांट्स भी क्या हो रहे हैं? कट होते जा रहे हैं, ग्रीनरी कितनी कम हो गई है। सो दैट्स वाई जब प्लांट्स कम होते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कम ही यूटिलाइज होगी। सो दैट्स मीन आपकी एयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। तो ये जो ज़्यादा अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, जितनी प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते थे वेल एंड गुड, अब जो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके एटमॉस्फेयर में क्या करेगी? एक यहाँ पे एक लेयर बना लेगी, एक शील्ड बना लेगी, एक डेंस लेयर बना लेगी, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैंकेट बना लेगी। शील्ड का वर्ड तो नहीं मैं यूज़ करूँगी, वो हम ओजोन के लिए यूज़ करेंगे। हम इसको क्या कहेंगे कि ब्लैंकेट, ये गिलाफ, ठीक है, बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट है ये क्या करता है? ये करता है कि सूरज से आने वाली यूवी रेडिएशंस को अपने में से पास होके अर्थ पे जाने देता है, जिसकी वजह से क्या है? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा? इंक्रीज होता जाएगा। अब सारा दिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट है ये यूवी रेडिएशंस को आने दे रहा है भाई। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। अब जैसे ही रात हुई है, क्या हुई है? रात हुई है। अब अर्थ को भी गुस्सा आया, उसने कहा कि मैंने भी रेज इमिट करनी है। तो अब जब ये अर्थ अपनी रेज इमिट करेगी, क्या करेगी? अपनी रेज इमिट करेगी, तो यहाँ पे ये जो CO2 का ब्लैंकेट है ये क्या करेगा? ये इन रेज को यहाँ पे बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि अपने अंदर ही क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। अब जब ये अब्सॉर्ब करेगा तो वो विद इन दिस रीजन रह जाएगी। कार्बन हीट क्या रहेगी? विद इन दिस रीजन रह जाएगी। तो उसके रिजल्ट में जो आपकी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड एज योर ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमने कॉजेज या सोर्सेज पढ़ लिए कि हमारी बर्निंग हो रही है फॉसिल फ्यूल्स की, हम कंबस्टन कर रहे हैं, हम गाड़ियों में कंबस्टन का प्रोसेस कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज में कंबस्टन कर रहे हैं, या वेजिटेबल डिकम्पोजिशन वगैरह हो रही है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? थोड़ा मेसी हो गया लेकिन आई होप सो कि आपको फिनोमेना क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके थोड़े से इफेक्ट्स की तरफ। इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग आए इफेक्ट्स पे, तो मैं इफेक्ट्स की हेडिंग दूंगी और साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी क्लाइमेट है वो चेंज हो गई है। अगर हम करें तो क्लाइमेट का जो 6 मंथ्स अगर हम एक्सपेक्ट करें तो जो है सेटिस्फेक्शन तो ये होनी चाहिए ना कि आपके 3 मंथ्स आपका रहे समर, 3 मंथ्स आपका रहे विंटर, 3 ऑटम एंड 3 देन स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन अब सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या है, जो रीजन किसका है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। किसका है? ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज, राइज इन सी लेवल। क्या है? राइज इन सी लेवल। देन अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सट्रीम रेनफॉल, हमारी बहुत ज़्यादा बारिशें होने की भी वजह क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम रेनफॉल। और अगर हम कहें तो एक्सट्रीम रेनफॉल आगे उसके बाद हमारे पास है हॉटर समर एंड विंटर। देन अगर हम एक लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमें कहता है
एग्रीकल्चर। क्या कहता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वो कहता है कि हमारी ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रही है तो वो इंटेंस टेम्परेचर हमारे कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पे हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी वहाँ पे डिस्टर्ब होती है। क्लियर है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के बाद राइज इन सी लेवल, वो कैसे कि आपके जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं और आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं। तो आइस कैप्स मेल्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपका सी लेवल राइज हो जाता है और देन इवेंचुअली क्या होता है? फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है। और सैलाब उन एरियाज में ज़्यादा आ जाता है जो लो लेवल पे होते हैं, लो लाइंग जिनको हम कहते हैं। लो लाइंग एरियाज में क्या होता है? सैलाब के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो नीचे की तरफ एरियाज होते हैं। लाहौर के भी वो एरियाज ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं बारिश के मौसम में जो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, जो तो ग्राउंड के बिल्कुल बराबर है, उन एरियाज में तो बारिश का फ्लो फौरन से निकल जाता है, वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि बारिश भी हुई थी। लेकिन जिन एरियाज में थोड़ी सी जो सरफेस है वो डाउन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बारिश का पानी रुका रहता है और वहाँ पे सैलाब का भी खतरा होता है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं बुक से मार्किंग की तरफ। तो बुक से साथ साथ मैं आपको समझाती भी जाऊंगी मजीद और हम मार्किंग भी करते जाएंगे। क्लियर है? जी, तो बच्चे आ जाएं, आप लोग बुक से मार्किंग कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, राइट इट्स इफेक्ट्स, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो डिफाइन एंड एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग में आप लोग इफेक्ट्स वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप उसमें उसका फिनोमेना डिस्कस करेंगे, सोर्सेज कुछ कर देंगे डिस्कस और साथ में उसका फिनोमेना कंपलसरी डिस्कस करेंगे। ओके, चले आज रीडिंग करते हैं। द प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो कहते हैं कि जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वार्म हो रही है अर्थ सरफेस, किसकी वजह से? ये जो मैन इंसानों ने बनाया ना, मतलब इंसानों ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाई है जी, मीथेन वही करवा रहे हैं। तो बेसिकली मकसद ये कि मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका जो ब्लैंकेटिंग इफेक्ट है, दैट इज द रीजन ऑफ योर ग्लोबल वार्मिंग। देन हमारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं आप, इसको फिनोमेना कह सकते हैं। डिस्कस कर रहे हैं, द सन इमिट्स शॉर्ट वेव रेडिएशन दैट पासिस थ्रू ग्रीन हाउस गैसेज। वो कहते हैं सन शॉर्ट वेव रेडिएशंस को रिलीज करता है, इमिट करता है, जो कि इस ग्रीन हाउस गैसेज से गुजर कर जाती हैं टू हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या करने के लिए? सरफेस ऑफ द अर्थ को हीट करने के लिए। एट नाइट द हॉट अर्थ सरफेस, जो गर्म अर्थ सरफेस है, इमिट्स करता है लॉन्ग वेव रेडिएशन दैट इज मोस्टली अब्सॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। तो जब रात को ये रेडिएशंस इमिट होती हैं अर्थ से, तो वो क्या होती हैं? हमारे पास ये जो ब्लैंकेटिंग इफेक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे क्या हो जाती हैं? अब्सॉर्ब हो जाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रिवेंट्स द रेडिएशन। ये जो प्रोसेस है अब्जॉर्प्शन का, ये रोकता है रेडिएशन को टू रीच स्पेस, कि वो स्पेस में जाएं। रिड्यूसिंग द स्पीड, उस स्पीड को कम करना। एट विद द सरफेस अर्थ कैन कूल, कि वो अर्थ किस बात पे किस अर्थ की कूल डाउन होने की जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर देना। रिड्यूसिंग द स्पीड एट विच द अर्थ कैन कूल ऑफ, दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या करता है? अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब इधर आ जाए, वो कहते हैं हायर द टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, ग्रेटर विल बी द अब्जॉर्प्शन। में कहता है जितनी ज़्यादा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हीट जो उससे अर्थ से आ रही है उसको वो क्या करेंगी? अब्जॉर्ब करेंगे। ग्रेटर विल बी द अब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन। ये हीट और थर्मल रेडिएशन उन्हीं की बात हो रही है, हीट ऑफ द अर्थ की हीट के बारे में कहा जा रहा है। एंड ग्रेटर विल बी द इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, वो कहते हैं डू यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन एंड एसिड रेन आर द ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। वो कहते हैं ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये तीनों ही हमारे जो ग्लोबल पॉल्यूशन है उसमें क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज के सोर्सेज क्या हैं मैंने बताए हैं, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। ड्यू टू द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज की अमाउंट है
कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर विद अदर गैसेस, वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ दूसरी गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन हैज इंक्रीज्ड फॉर द लास्ट 300 ईयर्स। अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, वो कहता है आधी तो प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। एज ह्यूमन बींग्स कट डाउन फॉरेस्ट, क्योंकि इंसान अभी ये फॉरेस्ट भी काटते जा रहे हैं। द कैपेसिटी ऑफ द ट्रीज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज डिमिनिश्ड, तो जो प्लांट्स की जो कैपेसिटी थी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की, वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मीथेन इज अनदर ग्रीन हाउस गैस, मीथेन एक दूसरी ग्रीन हाउस गैस है विच कॉजेज एडवर्स इफेक्ट्स। द इंक्रीज इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन एयर, वो कहते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह है इंक्रीज डिके ऑफ वेजिटेशन मैटर, वो कहते हैं वेजिटेबल जो मैटर है उसकी जो डिके है वो इंक्रीज करती जा रही है। डाइजेशन इन एनिमल्स एंड इंक्रीज्ड फार्मिंग ऑफ द राइस फील्ड, राइस फील्ड की ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग की वजह से भी हमारी एयर में क्या रिलीज हो रही है, मीथेन गैस यूज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाए, ये भी आप लोगों ने करना है। सनलाइट पासिस थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज एंड वार्म्स, वो कहते हैं सनलाइट पास करती है ग्रीन हाउस गैसेज से और वार्म करती है अर्थ को। द अर्थ वार्म्स अप, अर्थ क्या होती है, वार्म अप होती है एंड गिव्स आउट हीट, वार्म अप होती है और हीट रिलीज करती है। सम हीट पासिस थ्रू द ग्रीन हाउस गैसेज, बट सम कुछ पास करती है बट सम इज ट्रैप्ड इनसाइड, मोस्ट ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड, ठीक है, बहुत कम होगा कि अगर कोई पास करेगी आउटर स्पेस में, मोस्ट ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड वार्मिंग अप द अर्थ, जिसकी वजह से क्या होती है, अर्थ वार्म अप होती है। क्लियर है? आगे जी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में आ जाए, वो कहते हैं वाटर वेपर्स आर द अर्थ्स मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर्स आपको कहता है कि वो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस, वो पूछ सकते हैं विच ग्रीन हाउस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस है वो आधे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज योर वाटर वेपर। Causes of greenhouse effect क्या होंगे? The remaining carbon dioxide which is not utilized in photosynthesis goes on accumulating in the lower areas of the atmosphere, वो कहते हैं इकट्ठी हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के लोअर एरियाज में and forms a thick dense layer, तो एक थिक डेंस लेयर बना लेता है। दिस लेयर बिहेव्स लाइक ग्लास शीट ऑफ ग्रीन हाउस, वो क्या करती है, ग्रीन हाउस की ग्लास शीट के तौर पर एक्ट करती है। दैट अलाउज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो कि यहाँ से आने वाली सोलर रेडिएशन को अलाउ करती है पास करना, बट डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप आउटसाइड, बट इसको अलाउ नहीं करती कि वो बाहर चले जाए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके रिजल्ट में क्या होता है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइजेस, तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, वो कहते हैं राइज ऑफ अ फ्यू डिग्रीज इन टेम्परेचर, वो कहते हैं चंद डिग्री टेम्परेचर का इंक्रीज होना मे सीम स्मॉल, हमें कम लगता होगा, बट इट कैन बी इनफ टू कॉज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द क्लाइमेट, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 1 डिग्री सेंटीग्रेड आहिस्ता आहिस्ता वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो आपके क्लाइमेट को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स, दीज आर योर इफेक्ट्स। ठीक है, rise in sea level, higher temperature will make the water of the seas and oceans expand। वो क्या कहते हैं, हायर टेम्परेचर में आपका जो पानी है समुद्रों का वो भी बढ़ता है और ओशियंस का भी बढ़ता है। किस वजह से? क्योंकि बर्फ के जो पहाड़ है वो मेल्ट करते हैं और उसकी वजह से वो मेल्ट होके और समुद्र और दरिया की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ तक करना है इन हायर सी लेवल्स, नीचे से करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज इन रेनफॉल, देयर मे बी इनॉर्मस इंक्रीज इन रेनफॉल इन अ फ्यू रीजन्स विच में इंक्रीज द सी लेवल। वो कहता है हो सकता है कुछ कुछ रीजन्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जिसकी वजह से सी लेवल भी राइज हो जाए और इवेंचुअली वो क्या कॉज करे, फ्लड कॉज करे। ठीक है, इंडेंजरिंग सर्वाइवल ऑफ लिविंग स्पीशीज, तो उन एरियाज में जहाँ पे लिविंग स्पीशीज रह रही हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर जब सैलाब वगैरह आता है तो वहाँ पे गायें भैंसें बकरियाँ वगैरह भी ऐसे ही जा रही होती हैं। इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे इसका क्या इफेक्ट है? द चेंजेस इन द वेदर विल अफेक्ट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं जो हमारे पास वेदर चेंज हो रहा है वो आपकी क्रॉप्स के जो ग्रो होने का प्रोसेस है उसको भी इफेक्ट करेगा। सम क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड राइस ग्रो बेटर, वो कहते हैं जैसे व्हीट और राइस जो हायर टेम्परेचर में ग्रो करते हैं मीन समर में, जबकि मेज एंड शुगर नॉट। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास जो समर है वो बहुत लॉन्गर होता जा रहा है, तो इनके लिए जो लाइफ टाइम है, इनका लाइफ स्पैन है टू ग्रो वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, हॉट समर एंड विंटर,
इन मॉडरेट रीजन द विंटर विल बी शॉर्टर एंड वार्मर। वो कहता है कि विंटर क्या होता है, शॉर्टर होता है और वार्मर होता है, इतनी सर्दी नहीं होती, ठीक है। एंड द समर विल बी लॉन्गर एंड हॉटर। वो क्या होता है, समर लॉन्गर होता है और क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। चलें जी, आज का लेक्चर यहीं तक था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। और अगर आपको मजीद कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी